नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। दिल्ली की सत्ता हासिल करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए फतेह 2024 में जीत का आधार मजबूत करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों का साथ हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को भाजपा से जोड़ने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के टारगेट पर 29 लोकसभा सीटें हैं। इन 29 लोकसभा सीटों में काफी वेस्ट यूपी की हैं और पीएम के आह्वान के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 10 मार्च से देश भर में अल्पसंख्यकों से जुड़ने का प्रोग्राम शुरू करने का प्लान तैयार कर रखा है। दरअसल देश भर में 60 अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। इसके मद्देनजर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से जोड़ने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत 10 मार्च से होगी। और क्या कुछ उन्होंने अहम कहा है, इस संबंध में क्या कुछ उन्होंने जानकारियां दी हैं, वो आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये बड़ा दांव है। आम चुनावों की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। अल्पसंख्यकों को घरों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। जहां 10 मार्च से इसकी शुरुआत होगी, मुजफ्फरनगर में स्नेह मिलन सम्मेलन की तैयारी में है बीजेपी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी हो रही है। 23 मार्च को तो देखिए, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। 23 मार्च को भी बड़ी तैयारी है कि किस तरीके से 2024 के लिए जो तमाम सीटें हैं उनको साधा जाए। 23 मार्च को रमजान शुरू होने के पहले हो सकता है बड़ा आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद समेत कई बड़े नेताओं को मंच पर एक साथ लाने की तैयारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के कई दिग्गज सम्मेलन इसमें शामिल होंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में 1 लाख लोगों का सम्मेलन कराने की तैयारी है। तो ये बड़ी तैयारी 2024 के लिए की जा रही है और बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रेटजी के तहत काम करती है उसका असर और उसकी प्लानिंग अभी से ही शुरू हो गई है। जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का उत्तर प्रदेश को लेकर भी रुख साफ है, जहां पर बीजेपी यूपी से इस बार सारी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, यानी कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी चाहती है। इसी के साथ जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इसमें से सहारनपुर, मेरठ, कैराना, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत अन्य लोकसभा क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं, जिनको अब साधने की बड़ी तैयारी है। और इसके जरिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि अल्पसंख्यक मोर्चा भी इसमें सहयोग करे। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 10 मार्च से इसी के चलते देश भर में अल्पसंख्यकों से जुड़ने का प्लान बना लिया है, जहां प्रोफेशनल अल्पसंख्यकों पर पार्टी का फोकस रहने वाला है, जहां बीजेपी से जोड़ने की पूरी कोशिश इसमें रहेगी। लगातार पसमानदा सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, जिसके जरिए तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उनको पहुंचाया जा रहा है समाज तक। क्या आगे बड़ा लक्ष्य है, क्या नीति है, उनके लिए किस तरीके से हित के काम आने वाले दिनों में करने हैं, इसको लेकर भी एक रूपरेखा रखी जा रही है इन मंचों के जरिए। तो आपको बता दें, कुल मिलाकर टारगेट 29 लोकसभा सीटें हैं। इसमें ज्यादातर सीटें जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामिल हैं और इन्हीं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। सियासी मायनों में यह कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की मंजिल चाहिए, तो रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को साधना सबसे पहले महत्वपूर्ण है और इसी की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, जहां खासकर प्रोफेशनल अल्पसंख्यकों पर उनका फोकस है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के टारगेट पर 29 लोकसभा सीटें हैं जिन पर नजर रहेगी, जिनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जो प्रोफेशनल मुस्लिम्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बिजनेसमैन, व्यापारी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मोर्चा के वर्कर मिल रहे हैं और जो बाकी पार्टी के निर्देश के मुताबिक आगे अपना कदम बढ़ाया जा रहा है लगातार। तो ये बड़ा दांव है और इस दांव पे ही चर्चा करने के लिए आज ये खास मुद्दा
ताकि आगे क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे और दिलचस्प ये पूरा चुनाव होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तैयारियों में जुटी हुई हैं। किसकी क्या रणनीति है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है उस रणनीति को, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है और उसी पर चर्चा करेंगे। आपसे कुछ देर में खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन की तैयारी हो रही है। और चलिए अपडेट लेते हैं इससे पहले कि क्या ग्राउंड जीरो पर अपडेट है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी तैयारी है, बीजेपी हमेशा एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करती है और इसके लिए अब अल्पसंख्यक समाज के जरिए जुड़ने की कैसी तैयारी है? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो तैयारी कर रखी है, जो कि 10 मार्च के बाद देखने को मिलेगी, क्या उसके पीछे का पूरा प्लान है? किस तरीके से आप उस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, क्या उसके बारे में अपडेट? देखिए उन्नति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। बीजेपी की जो रणनीति है उसमें अल्पसंख्यक की बात जो बार बार आती है, हमारे विपक्ष के लोग भी कई बार सवाल उठाते हैं, लेकिन हमने जो शुरुआत की थी, शुरू से ये ध्यान रखा था कि सर्व समाज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने का अपना लक्ष्य रखा था पहले से ही। और अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो अल्पसंख्यकों के साथ एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने उनका सिर्फ यूज किया था। अब से पहले 60 वर्षों से जो देश में होता हुआ आ रहा था, खासकर विशेष रूप से अल्पसंख्यक में मुस्लिम वर्ग की मैं बात करता हूँ, कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और कांग्रेस का तो कोई अब कहना ही नहीं है कि उन्होंने तो उनके साथ जो शुरू से उनका यूज किया, वो एक भी जो मुस्लिम बुद्धिजीवी होगा उसके दिल से पूछ कर देखिए आप कि क्या क्या उसका निकल के आता है, कितना वो आहत हो सकता है। कभी कोई ऐसी नीति कोई शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर या आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तो विशेष रूप से शिक्षा को लेकर अल्पसंख्यकों के विकास के बारे में भी एक रणनीति बनाई है। खासकर 3 तलाक की जब मुद्दे की बात आई थी तो मुस्लिम बहनों को बड़ा लाभ माननीय मोदी सरकार ने दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर जहां 18 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, वहां विशेष रूप से जितनी नीतियां लाई गई थी उनमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से जो भी जिस समाज के लिए थी वो ही उतना ही हिस्सा उनको भी मिला, विकास का हिस्सा बना, शिक्षा सुधरी और प्रयास किया है, मदरसों की दशा को सुधारने का कोशिश किया है, अच्छी शिक्षा मदरसों के माध्यम से मुस्लिम समाज को भी देने का प्रयास किया है। और भी अल्पसंख्यक जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए भी जो काफी ऐसी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाई गई हैं का लाभ हुआ। उसके अनुसार आज हम इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि तथ्य और प्रमाण के साथ अब 2024 में ये एक मैसेज हमें पूरे देश में और पूरी दुनिया में देना है कि जिसके कस्में खाकर या जिसका नाम लेकर हमारा विपक्ष चिल्लाता है, उधर उधर बात करता है, जाके कभी पाकिस्तान में बोल जाता, कभी बांग्लादेश में, कभी विदेश में जाकर राहुल जी अपनी भाषा को दोहराते हैं कि किसके साथ न्याय अन्याय की बात करते हैं। वो न्याय मुस्लिम समाज के साथ हुआ, वो वोट के माध्यम से 2024 में ये संख्या करे कि जो आप क्लीन स्वीप की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से ही क्लीन स्वीप होना है लोगों का। उत्तर प्रदेश में 80 का जो नारा है, क्लीन स्वीप का जो नारा है, वो तो हम सफल कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ पूरे देश में बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की 80 में 80 सीटों की जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके से हर एक वर्ग को साधते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। खासतौर से उन 29 सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर अल्पसंख्यक समाज ज्यादा है। ठीक है, आगे इस पर आपसे अपडेट लूंगी और चर्चा भी करूंगी देवेंद्र जी, लेकिन इसी के साथ केपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। केपी जी, आपका बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है और तैयारी जो है अब उन्होंने सामने रख दी है। 10 मार्च के बाद से ये तैयारियों का असर मंचों पर, सम्मेलनों के जरिए, बड़े बड़े पसमानदा सम्मेलनों के जरिए देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी किस तरीके से, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि मेरा नाम कपीश श्रीवास्तव है, केपी श्रीवास्तव है। ठीक है, मैं दुरुस्त इसको आप सही करा लें। जी जी। मैं दूसरी चीज आपको ये कह दूं कि देवेंद्र भाई जो बात कह रहे थे उसका 1% भी हकीकत से कोई लेना और देना नहीं। ये अंग्रेजों से सीखे हुए लोग हैं जो समाज को बांटना, देश को बांटना, धर्म को बांटना, जाति में बांटना, ये सब कर।
भाई मैं एक काम कह रहा हूं कि आपने तो एक वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सामान, सबका समान इतिहास। तो क्या हुआ भाई? ये बतावें कि आखिर इन्होंने कही कि नीतियां हमने जो बनाई उससे इन लोगों का बड़ा कल्याण हो गया। अरे भाई, नीतियां तो सभी के लिए न बनती हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता। लेकिन मैं तो इस बात को पूछ रहा हूं, जहां आपको राजनीतिक रूप से मजबूत अगर आप कर रहे होते तो शायद आपको आज ये स्थिति नहीं होती उनके बीच में। आपने तो पूरे केंद्र के अंदर एक मंत्री भी जो है आपका मुस्लिम समाज से नहीं है, पासमानदा तो छोड़ दी। दूसरा मैं कह रहा हूं कि 403 विधायकों की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को इस लायक नहीं समझा, चाहे वो पासमानदा मुसलमान हो और या वो अगड़ा मुसलमान हो। इन्होंने एक सीट पे भी उनको मजबूत करने का काम नहीं किया। अरे भाई, नीतियां जो भी सरकार बनाती है वो सब तक पहुंचती है अगर उसके इस नीति के परिधि में आता है। लेकिन जहां आप पावर्ड उनको कर सकते थे, आपने राजनीतिक ही शक्ति उससे हरण कर दिया अपनी पार्टी के अंदर। और आज आप पासमानदा सम्मेलन करा देवेंद्र करके जी, देखिए कपीश जी का कुल मिलाकर ये सवाल है कि आखिर अब क्यों जरूरत पड़ रही, क्योंकि बीजेपी तो ये नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, फिर अब क्यों 29 सीटों पर ही फोकस किया जा रहा है? अब क्यों अल्पसंख्यक समाज पर फोकस किया जा रहा है? क्या ये सब 2024 के लिए हो रहा है? इन्होंने 403 में आज तक एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इनका कोई विधायक नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जहां आप पावर्ड कर सकते हैं, आप पावर्ड ही नहीं कर रहे, तो ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? और एक अल्पसंख्यक समाज को आप बांट कर आपस में फोड़ फांस लगा के उसको कमजोर करना क्यों चाहते हैं? ये वो लोग सारे समझ रहे हैं। आखिर डॉक्टर कफील खान जो एमडी पीडियाट्रिक थे, उनको आपने राजघाट गोरखपुर थाना का 10 नंबर का अपराधी बना दिया और आपने 9 महीना उनको जेल में रखा और हाई कोर्ट ने आपको चपेट लगा के कहा कि डॉक्टर कफील ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे देश टूटता, बल्कि उनका भाषण देश जोड़ने वाला था। तो आप एक तरफ अकलियत के लोगों को इस निगाह से देखते हैं और इनके तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि जाति और धर्म हम कहते हैं कि अपराध में मत देखो। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये जो कोशिश की जा रही है कपीश जी, तैयारी तो बीजेपी के देखने को मिल रही है इसके जरिए। वो उनका ये कहना है कि जहां पहले से अन्याय हुआ, अब हम उनके साथ न्याय करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अन्याय करने वाला न्याय कैसे कर सकता है, यही तो सबसे बड़ी बात। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि अन्याय कौन कर रहा है, न्याय कौन कर रहा है? ये तो डिसाइड जनता करेगी। आपके सामने है कि आज तक इन्होंने एक विशेष धर्म विशेष का इन्होंने कोई विश्वास नहीं जीता, और अगर इन्होंने जीता होता तो 403 विधानसभा में और पूरे देश के अंदर एक भी सांसद मंत्री है क्या इनका उस समाज से? तो इस चीज को साफ, और इनके सारे नेता कहते हैं कि आतंकवादी सब मुसलमान ही क्यों होते? इनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स और इनके संवैधानिक पद पे बैठे हुए कहते हैं जालीदार टोपी लुंगी। इनके डिप्टी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य। तो जब आप हेय दृष्टि से देखते हैं तो आप वहां पर न्याय कैसे करेंगे? और सच्चर कमेटी को आपने केंद्र से आज तक लागू क्यों नहीं कराया? जिस सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट है कि हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो है वो तो दलित समाज से भी पिछड़ा हो चुका है, तो आखिर उसके तक खुशहाली पहुंचाना आपका काम है। आप नेशनल पार्टी हैं, आप कई प्रदेश में 12 से 16 प्रदेशों में आप इस समय हैं, आप वहां पे आप उनको पावर्ड कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? वो सच्चर कमेटी को क्यों रोक रखे? तो ये बताएंगे नहीं। डॉक्टर कफील जैसे तमाम अल्पसंख्यकों के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे और उसके बाद कहिएगा आप न्याय करेंगे, कौन मानेगा? ये तो फोड़ फांस लगा रहे हैं। देखिए कपीश जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्या आप बताएंगे, आप मंचों पर सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन मंच पर क्या जानकारी, क्या वो आधार रहेगा जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनसे वोट की अपील करेगी और उनको ये बताएगी कि आप उनके साथ हैं, आपकी पार्टी उनके साथ है? देवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी, बताइए। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से कपिल जी ने क्वेश्चन किया है वो स्वागत योग्य है, पूछना भी चाहिए। और मैंने बड़ा कि जो मुस्लिम समाज के साथ, मैंने अल्पसंख्यकों की बात आई थी, और भी कुछ समाज आ सकते हैं, मैंने मुस्लिम समाज का नाम मैंने ही लिया। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कपीश भाई हो
या कांग्रेस की सरकार हो या कोई बसपा से कोई हमारा साथी बैठा वो हो, जो सबसे बड़ा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तारीफ है जिसकी करनी चाहिए, जो काबिल तारीफ है, वो है 2014 के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान बंद हो जाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद मुस्लिम को ये बताना उनके लिए रास्ता कौन सा है जिससे वो विकास की कड़ी में, विकास की लाइन में आखिरी पंक्ति में आकर खड़े हो सकते हैं। वो ये नहीं है कि आप वोट के नाम पर सर पर टोपी रखकर किसी मस्जिद में नमाज पढ़कर और 4 मुस्लिम नारे, ये तो सक्सेस कमेटी की बात करते हैं। कांग्रेस के हाथ में इतना लंबा शासन रहा, सब करने वाले थे। सपा की लंबी पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार में कौन सी नीति ये लेकर आए कि जो मुस्लिम समाज जंगी की चोट पर ये कह दे कि हमें सपा ने दिया है और ये हमें विशेष रूप से दिया, हम अल्पसंख्यक थे, इस वजह से हमें मिला। तो ये इसको आज डर सता रहा है कि जो सच्चाई है वो सच के साथ उतरने लगी है। मुस्लिम महिलाएं समझिए, मुस्लिम बहनों ने अपना दर्द समझा है। उन्होंने मुस्लिम मूक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते अपना वोट में समर्थित किया था। वोट मिली थी तब सरकार को बड़ा बहुमत मिला था। आज मुस्लिम महिलाओं के साथ मुस्लिम भाई भी खड़े हो गए। वो भी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं सुख शांति और सहमति का रास्ता खुला, उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता खुला है। उत्तर प्रदेश का कैद खत्म हुआ जिसमें मुस्लिम समाज को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी चीज से ये उन्नति इन्होंने जवाब रही बात एकता की या सम्मेलन की, तो हमें वोट की ज्यादा चिंता नहीं है। हमें चिंता जिस चीज की है, हम तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ये देखे कि उसके साथ आखिर गद्दारी हुई कहां से, उनका यूज किसने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कब मुसलमान का यूज किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को एलिकेट होता नहीं। आपको जब कहीं जगह नहीं बचती तो आप सीधे आकर एलिकेट करते हैं, लेकिन जंगी और फसाद और हत्याएं आपकी सरकार में, या मुसलमान की हुई हो या हिंदू की हुई हो, वो आप लोगों ने कराई है। आप उसके दोषी है। ये सच्चा मुसलमान और शिक्षित मुसलमान बिल्कुल पूरी तरह समझ चुका है। ठीक है, देखिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं कामों के जरिए आगे बढ़ेगी। कपीश जी देखिए, लेकिन लगातार रामपुर उपचुनाव में जो हम लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है कहीं ना कहीं विश्वास और एतबार जता रहा है। आप न्याय अन्याय की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी पर भले ही थोड़ा विश्वास, लेकिन वो विश्वास अब शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उसको किस तरीके से बचाने का प्रयास किया जाएगा? उन्नति, ये विश्वास नहीं है, ये थमकाना है। आपने रामपुर के अंदर देखा कोई मीडिया जगत का चैनल मुझे अंतिम की 9 राउंड की गिनती का जरा रिजल्ट बता दो। नहीं देखिए कपीश जी, अभी तक आपकी सुई वहीं अटकी है, अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब चुनाव हो गए हैं, उस प्रक्रिया पे ना ही सवाल खड़ा करें तो बेहतर होगा। आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब 2024 की लड़ाई है, अगर पीछे वाली लड़ाई हम लोग लेकर चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं उन्नति, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। आपने कहा ना कि आखिर रामपुर, तो मैं रामपुर की जब घटना पे आप कहेंगी तो हम पूछेंगे नहीं कि जरा 9 राउंड के रिजल्ट बता दीजिए अंतिम। तो चीज इस चीज की है, जो आदमी 6000 वोटों से डिफीट कर रहा हो और उसके बाद अचानक काउंटिंग बंद करा दी जाए और सीधे जीता हुआ घोषित कर दिया जाए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट में केस है और उन्होंने ग्राह्य किया हुआ, प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए ही कोर्ट उसको ग्राह्य करती है, सुनने लायक समझती है, अगर उसमें सच्चाई का वास्ता ना हो। लेकिन कपीश जी देखिए, ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोग रिपोर्ट्स भी लेते हैं, वहां पर भी लोगों की यही प्रतिक्रिया है। अगर आप इसको मान लेंगे तो आपकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। चलिए, शायद कपीश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से दुरुस्त कराते हैं। देवेंद्र जी देखिए, रामपुर में जो हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टअप मिला है, उसी के आधार पर बीजेपी के आगे की तैयारी है। 80 में 80 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 29 सीटें आप लोगों के लिए टेढ़ी खीड़ बनी हुई हैं। अब इसको लेकर किस तरीके से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? आपने तमाम काम बताए, लेकिन सम्मेलन के जरिए जो मुस्लिम पर्सनल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, तो क्या कोशिशें रहेंगी उसमें? देखिए उन्नति जी, ये जो सम्मेलन की बात आप कर रहे हैं, जब चुनावी साल होता है, ये राजनीति का एक अहम हिस्सा होता है। हर पार्टी अपना प्रयास करती है और पार्टी की क्या नीतियां हैं, ये सबका अलग अलग सिस्टम है। मैं ये कहता हूं कि जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी हो, भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार की बात हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हम जिक्र कर रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि लगभग 18 प्रदेशों से ज्यादा एक साथ हमारी सरकारें जब देश में चल रही थी,
और उसके अनुसार हमारी जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार ही हमारी रणनीति होगी। अब ये किसी प्रदेश का चुनाव नहीं है, हमें खाली उत्तर प्रदेश को लेकर टारगेट नहीं करना है। ये चुनाव नेशनल चुनाव है, ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र हितों पर बिल्कुल, इसीलिए बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़े। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं, हाजी हुसैन जी। हाजी हुसैन जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, किस तरीके से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है लगातार मुस्लिम समाज के साथ जुड़ने की, अल्पसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की। इस जो ये पूरा सम्मेलन हो रहा हो, इसमें कितना विश्वास मुस्लिम समाज जता सकता है भारतीय जनता पार्टी पर? एक मुस्लिम समाज से जुड़े होने के नाते आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वक्त जो आज कल होली का त्योहार और शब बारात की मुबारकबाद तमाम देशवासियों को आपके माध्यम से देना चाहता हूं, आपको, तमाम देशवासियों को। बिल्कुल, आपको भी होली की और शब बारात की और इमाम ज़माना की विलादत बासादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि चुनावी साल है तो जोड़ने की कोशिश तो करेंगे ही। ठीक है भाई, 5 साल जब कुछ नहीं किया तो आखिर में तो करेंगे कोशिश, अच्छी बात है, करना चाहिए और हर राजनीतिक पार्टी को करना ही चाहिए। लेकिन उसमें ये जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें ये अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, मुसलमानों को नहीं, या मुसलमानों को जोड़ने की बात नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोड़ने की बात हो रही है। क्योंकि अगर मुस्लिम सम्मेलन होता तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की जो रिवायात हैं, जो उनके दीनी अकायद है, उस हिसाब से सम्मेलन होता। तो वो नहीं है, राजनीतिक वो है, उसमें अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व में इन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो आखिर में करना ही पड़ेगा, सभी करते हैं, ये भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात। लेकिन अगर अब कोशिश की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या मुस्लिम समाज राजी होगा, सहयोग करेगा? देखिए, सियासी, जैसे कि सियासी पार्टियां सियासी फायदा उठाती हैं, तो अवाम भी सियासी फायदा जरूर उठाना चाहती है, उठाती है। अभी जो बाई इलेक्शन हुए तो उसमें देखा गया कि एक सीट पे करोड़ों अरबों रुपए का वो हुआ, तो लोगों को फायदा ही होता है। खैर, वो उनका राजनीतिक पार्टियों का अपना फंडा है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई मुस्लिमों को सम्मेलन बुला के और पार्टी की विचारधारा के विपरीत उस तरह के, भाई जाहिर सी बात है कि आज विवाद देखिए आप, हिजाब से लेके अजान तक, नमाज तक, जितने भी विरोधी थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन विरोध में खड़े थे कि भाई यहाँ नमाज ना हो, ऐसे ना हो। बिल्कुल, देखिए, कुल मिलाकर अमन शांति की मांग सभी पार्टी की तरफ से की जा रही है, सभी समाज की तरफ से की जा रही है। राजनीतिक फायदा नुकसान देखकर उसमें ना इन्वॉल्वमेंट रखी जाए, ये बात निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मनीष, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। मनीष, देखिए, इस सम्मेलन के पीछे क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से समझा जा रहा है ग्राउंड जीरो पर इसको? उन्नति, देखिए, आपको बताता हूँ कि पसमंदा समाज का ये पहला सम्मेलन नहीं होने जा रहा। इसके पहले भी हमने देखे थे, लखनऊ में, रामपुर में, शाहजहाँपुर में, तमाम ऐसे सम्मेलन पहले भी कराए गए थे। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके द्वारा, और तमाम बड़ी नेताओं ने इसमें शिरकत भी की थी। इसी के चलते अब एक बार इसने मिलन कार्यक्रम के तहत ही किया जा रहा है और इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जाएगी। और निश्चित तौर से चुनावी वर्ष है, निकाय चुनाव आपका आने वाला है, आपका लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूँ, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करेंगे, आप बसपा की बात करेंगे, सभी ऐसे राजनीतिक जो दल है वो सब उन्नति ऐसे कार्यक्रम आयोजन करा करते हैं। आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन ले लीजिए, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नहीं करता है? तो क्या आप सबको बांटने की बात करते हैं, आप सबको अपनी तरफ जोड़ने की बात करते हैं? एक विचारधारा की बात होती है कि आप विचारधारा से जुड़ रहे हैं, अपने किए गए, अपनी सरकार की तरह, आपकी जो सरकार है उसके द्वारा काम जो किए गए हैं, जो अंत्योदय तक की जो योजनाएं हैं वो जो पहुंचाई गई, उसको एक पहुंचाने का, एक जन जन तक पहुंचाने का मकसद किया जाता है। उसी में चाहे वो प्रबुद्ध सम्मेलन करवा लीजिए आप, चाहे पसमंदा समाज के लेकर आ लीजिए, एक होता है कि आप विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आपको वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक जोड़ने की कवायद की जाती है, उसी के तहत किया जा रहा है। और अभी चुनावी वर्ष है, हमारे कपीश भाई भी बैठे हुए हैं, देवेंद्र भाई बैठे हुए हैं, तमाम राजनीतिक जो लोग हैं ये सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई उनके त्योहारों में शामिल होता है, कोई अपने आयोजन कराता है, कोई अपना स्नेह मिल कराता है, कोई पसमंदा समाज को जोड़ता है, कोई प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ता है। तो सब जगह ये राजनीतिकरण, अगर उसका बात करेंगे
आपने क्या किया, आपने किसके लिए किया, मैं सबकी बात सुन भी रहा था। तो नीति सभी लोग अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में जिसकी जीत होती है उसको माना जाता है कि उसको फायदा हुआ था, और जीत सबसे बड़ी चीज होती है, वही आपको देता है, क्योंकि जनता आपको चुनती है और जनता के बीच में रह के आपको पूरे सम्मेलन और सब कुछ कराने पड़ते हैं। सबसे अहम चीज आती है कि 80 सीटों पे ये पूरा 80 सीटों का पूरा खेल है नीति, और क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से अगर आप जीतते हैं, उत्तर प्रदेश का कहा जाता है कि दिल माना जाता है भारत का, कि अगर आप उसको जीत लेते हैं तो दिल्ली का जो तख्त है उस पर आप काबिज हो सकते हैं। तो अपनी सब कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी के तहत एक कोशिश अपनी शुरुआत की है, और माना जाए कि ड्राइविंग सीट पे आपको जरूर लगेगी भारतीय जनता पार्टी। उसकी स्ट्रेटेजी होती है, हमने देखा था 2023 की शुरुआत होती है तो बीएल संतोष जैसे बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, जेपी नड्डा यहाँ से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका राजनीतिक पहला कार्यक्रम होता है, वो यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में शिरकत करते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मनीष कोशिशें हजारों हैं, लेकिन वो कोशिशें किस तरीके से रंग लाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी फायदा देखा जाए लेकिन साथ ही साथ अमन शांति कायम रहे। जो छोटे छोटे मुद्दों पर, जो भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों के साथ खिलवाड़ होता है वो ना हो, ये कोशिश की जा रही है। इस सम्मेलनों के जरिए किस तरीके से फायदा होता है ये देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मिशन 80 के लिए जरूरत है, जरूरी भी है कि 29 सीटों को हासिल किया जाए। अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई ये 29 सीटें अब बीजेपी इन सम्मेलनों के जरिए किस तरीके से जीतती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।